नमस्कार दोस्तों। सीजन जो है वो फेस्टिवल का है। फेस्टिवल के साथ साथ मुहूर्त का, और मुहूर्त के साथ लगन और बहुत सारा चीज़ निकल के आती है मार्केट में। लेकिन डिमांड कुछ ऐसी चीज़ों की बनती है जो आप लंबे पीरियड तक रख सकते हैं। जैसे कि खास करके ज्वेलरीज वाले आइटम को, डायमंड वाले आइटम्स को लेकर के, या उससे रिलेटेड जो ज्वेलरीज होती है उस पे उसमें भारी मात्रा में खरीदारी किया जाता है फेस्टिवल से लेकर के और मुहूर्त। चलिए आज जानने की प्रयास करेंगे कंपनी का, जिनका क्या कहना है। और उसका कंपनी का नाम है स्वर्ण सरिता ज्वेलर्स। कुछ नए अंदाज में समझते हैं, हर एक एक्सपेक्ट के समझते हुए। तो सबसे पहले देखा जाए इस कंपनी में, तो मार्केट कैप कहता है वो करीब करीब कहता है 11 करोड़। 111 करोड़ के पीछे जो निवेशक बैठे हैं उसकी तादाद की बात करता है 8,000 से 9,000 के बीच का। फिलहाल कोई भी बल्क डील देखने को नजर नहीं आ रही है। पब्लिक और प्रमोटर की होल्डिंग आपस में तालमेल बना के चलती है। करीब 52% और करीब करीब 48% की होल्डिंग पब्लिक के पास बनी हुई है। क्या कहना चाहती है कंपनी की फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड की बात, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कंपनी पिछले एक साल में करीब करीब 64% की उछाल करती है स्टॉक प्राइस में। तो पिछले 6 महीने में 57% के आसपास की जंप दे के बैठ कामकाज करती है। ऐसे एक महीने की बात करें तो 40% की उछाल के साथ साथ पिछले 5 सालों या एक साल के डेटा की तरफ देखें मूव करके, तो करीब करीब 5 सालों में 622% की उछाल बनाती है। जो उछाल बनाती है एज ऑन टाइम की डेटा है, आज की डेटा की बात कर रहा हूँ। कल हो सकता है मार्केट में बेयर और बुल मार्केट को कंपेयर के टर्निंग करने के टाइम पे कई बात ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। यदि हम बात कहें उन पॉइंट को, तो जैसे इस प्राइस को बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ को कंपेयर करें या यहाँ से लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज को लेकर के डिफरेंस आ जाती है कई बार। केवल और केवल इस आकलन से नहीं, हम स्टॉक को समझने के प्रयास करते हैं जिनके ट्रेंडिंग फंडामेंटल व्यू के तौर पे देखा गया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टरली बेसिस पे 2023 से लेकर के आज तक के डेटा को, एक साल के डेटा को चेक करें तो लगता है कि यहाँ से उन्होंने अपनी डिप की तरफ भागती ना, जैसे गिरती है ना फंडामेंटल, इनकी सेल्स लगातार गिरती हुई नजर आती है और प्रॉफिट का आंकड़ा नियर अबाउट वहीं के आसपास हुई है, जहाँ पे करीब करीब ये कह सकते हैं कि 20% की रिवेन्यू लॉस के साथ साथ 40% की ऑपरेटिंग जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में उछाल बनाती है। इसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे समझ में ये आ पाती है कि क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जैसे ही गिरावट का संकेत बना था, वैसे ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छी खासी ग्रोथ थी। पिछले साल के कंपैरिजन टू लेवल नहीं बनी, क्योंकि 22 के अकॉर्डिंग देखा है तो 22 के अकॉर्डिंग में शायद सस्टेन कर पाती है या नहीं, ये भी बात एक चिंता की बात चल के आती है। जहाँ पे 8% के सेल्स गिरने के बाद भी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें 17% की आसपास गिरावट दर्ज करती है। अब जो दर्ज करती है और स्टॉक की प्राइस का जो मोमेंट कहता है, उन दोनों में आपस में तालमेल बनता है या नहीं बनता है। जिनके पास देखा जाए स्वर्ण सरिता के लिए ढेर सारा ब्रांड में, जहाँ पे थामिस करके ब्रांड्स इनके पास हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कहती है अमरावती नाम की ब्रांड्स हैं इनके पास। इसके बाद इंडस की बात करती है जो कि अलग अलग डिज़ाइनिंग को लेकर के रेम की बात करती है, और ढेर सारा इनके पास ब्रांड्स और प्रोडक्टिविटी की बात करती है जो कि ज्वेलरी, डायमंड और इसी तरह की कामकाज में मिलती है। कहती है इनकी लेबल्स को लेकर के, इनकी बाकी को लेकर के हम क्या एक्सपेक्टेशन करें मार्केट को लेकर के, चलिए समझने की प्रयास करते हैं। जहाँ पे कंपनी में बुक्स वैल्यू कहता है करीब करीब 58 और जो करंट प्राइस है वो कहता है 53। अर्थात अभी तक कंपनी की जो वैल्यू है ना वो अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आती है। अच्छी बात भी साथ में लेता हूँ और कुछ जो डिमेरिट की बात है उसको भी एड ऑन करता हूँ। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं है, इसलिए इसको छोटे कैटेगरी के अंदर रखा जा सकता है और पेनी भी मान सकते हैं, और आगे चल करके मल्टी बैगर बनता नजर आता है। अब इसके डिमेरिट की बात करें तो सबसे पहले डिमेरिट था तो मार्केट कैप, क्योंकि 2 करोड़ के आसपास का आंकड़ा कहता है जिनके पास क्या है शेयर्स। फिलहाल ये बुक वैल्यू से कम प्राइस पे आंकड़ा करता है, जो कि केवल 91% जंप किया है। अब दूसरी तरफ यदि हम देखें इस कंपनी में, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो काफ़ी कम आंकड़ा देती है, कंपेरिजिंग एज पर द बुक वैल्यू एज पर द
करंट वैल्यू, अर्थात इसके अकॉर्डिंग तो ये मार्केट ऊंचाइयों पे होती नजर आती है। लेकिन कुछ बात को और समझने वाली बात है, मैं अपनी तरफ से कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ किसी स्टॉक को लेकर, किसी प्राइस को लेकर के, लेकिन इसके अकॉर्डिंग की बात करूं, यदि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में एक होड़ सी लगती है तो शायद यहाँ भी थोड़ा सा भीड़ आके निकलता है, और यदि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनी में 37 गुने की भीड़ है तो यहाँ पे भीड़ का आंकड़ा केवल 20 गुने का कहता है, कंपेयर विद द ईपीएस के बेस, जहां अर्निंग पर शेयर करीब 20% के आसपास का 26% का आंकड़ा कहता है फेस वैल्यू के, जहां प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है, और डिमेरिट की बात करें तो प्रमोटर यहाँ पे अपनी 57% से ज्यादा होल्डिंग को प्लेज करके, आखिर यहाँ पे प्लेज करने के पीछे के क्या वजह है, तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या लगता है कि बिजनेस कंपनी केवल इसी बिजनेस में पैसा लगा रहा है या कुछ और एक्सपेंसेस करती हुई नजर आती है। एक्सपेंडिचर तो करती है लेकिन शायद उससे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाता, या कुछ अलग सेक्टर में ये और सोचने का प्रयास करते हैं, या फिर कुछ इंजॉयमेंट के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ जहाँ पे आरओसी का पार्ट्स काफी कम रहा है कंपेरिजन विद द बाकी साइड वेज में। अब देखिए मैं एक समझने की प्रयास करूंगा, जहाँ पे 37 के आसपास कहता है तो नियरली मैं कह सकता हूँ 100% तो यहाँ से जंप नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से 80% भी यदि मार्केट जंप करती है कहाँ पे जाएगी पता है, 80% भी जंप करती है तो नियरली 90 के आसपास जा सकता है आसानी से, क्योंकि हायर टू हायर को 65 को टच किया था, लोअर टू लोअर 23 को टच किया था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यदि सब कुछ ठीक ठाक रही, मार्केट की एवरेज के 100 रुपये तक का आंकड़ा इसको टच करना में कोई गुरेज नहीं होगा। अब समझने की बात करते हैं, क्या 100 रुपये का जो वैल्यू है वो सस्टेन करने लायक है, स्टैंड करने लायक है या नहीं है, या कुछ और संकेत तो नहीं देता है मार्केट की टेक्निकल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों देखा जाए यदि टेक्निकल ट्रेंड की बात करें तो हमारे सामने दिखती है जो कंपनी में पिछले कुछ पीरियड्स में लगातार कंसोलिडेट हुआ। मैं ये नहीं कहता कोई इंडिकेटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कंसोलिडेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखने को मिलती है सेम प्राइस रेंज में बहुत दिनों तक मार्केट में ट्रेड होती रही। इसके अलावा की बात करें तो एक और डेटा निकल के आती है जहाँ पे ये देखा जा सकता है कि मार्केट में एक लंबी पीरियड तक सेम प्राइस जोन में काफ़ी लंबी पीरियड तक चलता रहा। अब जाके लगता है कि मार्केट को नई आयाम तक पहुँचने के लिए यहाँ पे बल्क डील भी देखने को मिला है। यहाँ पे बल्क डील का आंकड़ा तो नहीं देता है लेकिन वॉल्यूम जरूर दिखा देता है कि भाई कुछ तो बड़ी मूवमेंट, कुछ तो बड़ी चाल हुई थी, और इस चाल के पीछे मार्केट में बिकवाली का भी प्रेशर देखने को मिला था, जिसकी वजह से चलने के बाद यहाँ पे गिरावट हो। और जब गिरावट होती है तो उसमें क्या कौन सा एक्शन लिया जा सकता है, उसके लिए एक हम गोल्डन रूल जानेंगे। मार्केट के गोल्डन रूल क्या है और ये हमने अप्लाई कर लिया, मानिए हमने इसको समझ लिया। चलिए समझने की प्रयास करते हैं। जहाँ पे डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 0.81 का, और करंट रेशियो का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा कहता है, इसीलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे R2R फ्रॉम द F2T2 से, अर्थात फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड को आपस में रिकंसिलिएशन, रिस्क टू रिकंसाइल की चर्चा करते हुए समझने का प्रयास करेंगे आखिर जो मार्केट की रिएक्शंस था वो किस अकॉर्डिंगली कहाँ पे जाके रुकती है और कहाँ पहुँचाने की उम्मीद पे चलती है। अब चलिए जानते हुए ये समझने, जहाँ पे ट्रेंडिंग की बात हमने कहा कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में ट्रेंडिंग व्यू बना था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा इनका डाउन साइड देखने को मिला था। तो यहाँ पे देखा गया कि हम पूरे के पूरे हिस्टोरिकल डेटा की तरफ देखें तो कह सकते हैं कि नियरली 200 करोड़ तक का इसका एक रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जून वाले में थोड़ा सा हुआ नजर आता है। और खास करके कौन सा पीरियड में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है, वो करना चाहिए उसको वैसे तो 3 क्वार्टर में करना चाहिए एक सीजन को छोड़ करके, क्योंकि मुहूर्त और फेस्टिवल तो अदर सीजन में भी देखने को मिलता है। खास करके अक्टूबर तो दिसंबर वाला जो पीरियड होता है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर इनके लिए क्या साबित बनता है, तो यहाँ पे देखा गया कि इनके पास पोर्टफोलियोज के अंदर उन्होंने प्रॉफिट को करीब करीब इंक्रीज करती हुई नजर आती है कंपेयरिंग विद जून से लेकर कर पिछले पीरियड। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट तो अच्छी खासी इन्होंने दिखाया। ईयर ऑन ईयर बेसिस में कहा कि इनके पास करीब करीब 800 करोड़ का से ज़्यादा का रेजिस्टेंस था, लेकिन उतना तक अटेंड कर नहीं पाया मार्च 24 में। क्या लगता है अभी आने वाले समय में अटेंड कर पाएगी, क्योंकि प्रॉफिट को लेकर के तो इस साल दर साल में इनको अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 करोड़ तक का प्रॉफिट इन्होंने
लगातार कितने ही पीरियड में इन्होंने लगा के रखा, बुक करके रखा। अब मैं जब बुक की बात करता हूं तो बुक के साथ साथ हमें रिस्क टू रिकंसिलिएशन में पहला हमारा ध्यान जाता है, पहला इज द पार्ट ऑफ द बोरोइंग्स को लेकर, जहां पे कहती है कि बोरोइंग्स इज द रिड्यूसिंग्स, रिड्यूस कर रही है, तो इनके पास फिक्स एसेट्स लगातार 6 करोड़ के आसपास का है। और दूसरी बात करें तो कंपनी में करंट एसेट्स की मात्रा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है कंपेरिजन टू द अदर साइड। इसके बारे में कहती है जो ट्रेड रिसीवेबल तो करीब 88 करोड़ का है। और ये समझने वाली बात है, जो हम हमेशा क्या कहते हैं कि यहाँ जो डेटा होता है ना, इस डेटा के पीछे जब तक हम बैकग्राउंड्स को चेक नहीं करेंगे ना, तो द करेक्टली इन्फॉर्मेशन शायद सामने निकल के नहीं आता, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आखिर अंदर 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 चल क्या रहा है, अंदर ही अंदर चल क्या रहा है। इसलिए हम यहाँ पे जब जाने हमारे समझ में आया 88 करोड़ का तो मार्केट में इनके पास उधार पड़ा हुआ है, जो कि कंपनी क्या करती है, ज्वेलरी और डायमंड्स पे कंपनी कामकाज करती है। और कंपनी कहती है जो 2005 में कंपनी बनी थी, स्वर्ण सरितास ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, कहती है जो मैन्युफैक्चर इन द होलसेल सेलर ऑफ द रिटेलर एंड रिटेलर ऑफ द गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी को लेकर तो हम इस कामकाज करते हैं। जब कामकाज करते हैं तो इनके प्रति मार्केट में ये देखा गया कि 42 दिन में पैसा आता। और ये डिमेरिट की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले पीरियड से इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा क्रेडिट टाइम उन्होंने, मतलब समझ में मुझे नहीं आया, क्या सारे के सारे इन्होंने बिकवाली किया, क्या अपने रिलेटिव को बिकवाली कर दिया क्या जहाँ पे, या कॉर्पोरेट वाले को कर दिया क्या जहाँ पे इनके पास 3 महीने का टाइम फ्रेम मिल गया, किसको लेकर के, पेमेंट रिसीव करने को लेकर, जो के लिए इनके लिए चिंता की बात है। और कंपेयर विद द 88 करोड़ का यदि आकलन करके देखें तो शायद ये कह सकते हैं 770 करोड़ के अकॉर्डिंग के बेसिस पे 88 करोड़ तो उनका उधार पड़ा हुआ है, और प्रॉफिट कितना कर दिया, 5 करोड़। इन दोनों में कंपेयर इसलिए करना जरूरी है, यदि उसके नीचे कुछ ना हो, यदि बैड डेट कुछ भी बने तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर या नहीं पड़ता है। इसीलिए इसको रिस्क को देखना जरूरी है, भाई रिस्क कितना बढ़ता है, कितना परसेंटेज की हमारे पास डेटर्स रेशियोज कहता है, और कितना परसेंटेज का प्रॉफिट वर्सेस डेटर्स रेशियो, ये जानना जरूरी है। इसके अलावा की बात तो हमने डिमेरिट की बात किया, जहाँ पे इसके 5 करोड़ के अगेंस्ट में 88 करोड़ का मार्केट में उधार लगा, जो उनका डिमेरिट को संकेत देता है। लेकिन यदि आप केवल और केवल ये चार्ट ग्राफ के तौर पे देखते हैं तो भाई इसका क्या हुआ, तो हमारे सामने ये दिखता है कि अच्छा यहाँ से लेकर के हमारी तो ऊंचाइयों तक हमने पहुँचा है, लेकिन ऊंचाइयों तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास क्या निकल के आई, 2% के आसपास से ज़्यादा हमारे पास एसेट्स गिरावट करती है, और लायबिलिटी हमारी 10% है। मतलब यहाँ पे कंपनी ये दर्शाती है कि हम तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजिशंस में हैं, क्योंकि इन्होंने लायबिलिटीज़ को कम किया, जहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने लायबिलिटीज़ में अपनी बोरोइंग्स पार्ट को कम। लेकिन एसेट्स क्रिएट करने के पीछे जब हमने देखा तो कहती है अच्छा एसेट्स तो आपने बेच तो दिया सामान को, लेकिन पैसा तो 1.5 महीने के बाद आएगा, जो कि गोल्ड ज्वेलरी वाले में उधार तो शायद कम ही चलता है, तो आपने क्रेडिट किस बेसिस पे दिया, ये समझना जरूरी है। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में अब रिसेंटली की बात करें तो एजीएम हुआ था, एजीएम के बाद कुछ और बात तो फिलहाल देखने को नजर नहीं आती है। इसके अलावा कंपनी ने निवेशकों को भी कुछ दिया, तो कहती है कंपनी कई बार चलती है, कई बार चलती ही रहती है। इसी क्रम की बात करें तो मार्केट में अपने निवेशकों को फिलहाल ऐसा आंकड़ा कहती है कि डिविडेंड का पार्ट 13 के बाद उन्होंने कुछ दिया नहीं, अर्थात इनकी वीकनेस की बात कर रही है। जो प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट तो है ही नहीं एक्चुअलिटी में, क्योंकि वो उसमें से 2-4-5% का बैड डेट्स कन्वर्ट हो गया, चलने के लिए सब बन सकती। और इसी अकॉर्डिंग यदि हम साल दर साल प्रॉफिट का आकलन करके देखें, सेल्स को आकलन करके देखें, तो हमारे सामने ये दिखता है तो कंपनी में सेल्स तो उस हिसाब से बढ़ी नहीं, प्रॉफिट बढ़ी नहीं, तो फिर इसके बाद स्टॉक की प्राइस बढ़ी। उसके पीछे केवल और केवल सेक्टर का इम्पैक्ट पड़ा था कि मार्केट में चलो फिलहाल इस सेक्टर के हिसाब से ये कंपनी और है, इसमें भी हम ये किया जा सकता, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको सपोर्ट नहीं देती नजर आती। केवल और केवल स्टॉक प्राइस की अच्छी खासी मूवमेंटल रही, विदाउट कोई बैकएंड सपोर्ट फ्रॉम द सेल्स एज वेल एज द प्रॉफिट एज वेल एज द ओनली ऑन द मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट में देखा गया कि करीब 8,000 के आसपास निवेशक थे कंपनी में, जहाँ पे एवरेज
52% और 57% की होल्डिंग, 47-48%। अब इसी चीज़ को समझते हुए जब हम इसके एनालिसिस पार्ट की तरफ चलें तो हमारे सामने ये दिखा जो कंपनी में केबल और केबल बुक वैल्यू जो है ना अभी फिलहाल जो स्टॉक की प्राइस बुक वैल्यू अंडर वैल्यूड है। और बाकी सारे कुछ ऐसे बात करते हैं जहाँ पे पुअर सेल्स की बात करती है, इंटरेस्ट का बात करती है, रिटर्न ऑन की कुछ कम बात करती है। जब जबकि इन्होंने डिमेरिट के बाद प्रोमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग को प्लेज कर रखी है। ये सब क्या है, इसके लिए डिमेरिट का संकेत देता है। जब डिमेरिट के संकेत देता है तो इसके पीयर्स में देखा था टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स है जिसपे हमने ऑलरेडी स्टडी करके रखा हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब चाहे तो जा करके वहां पे इसकी कंप्लीट स्टडी डिटेल एनालिसिस में देख सकते हैं। अब यार आगे क्रम की तरफ देखा जाए तो इनके चार्ट को लेवल क्या कहती है। चार्ट में हमने ये देखा कि पिछले कुछ दिनों से चल नहीं रही थी, लेकिन मार्केट में जैसे ही कुछ वॉल्यूम को लेकर के मार्केट में कुछ उछाल आई, मार्केट ने ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं किया। और मार्केट में ये कह सकते हैं आज के टाइम में यहाँ पे 10 जो कि डिमांड यहाँ पे बढ़ी है काफी, और जो बुक वैल्यू अंदर वैल्यूड स्टॉक था उसमें आई है। यदि इनकी सब कुछ ठीक है, फंडामेंटल्स में सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिलता है, यदि ये सब काम को जो कि इनकी डिमेरिट की बात करती है, यदि ये मेरिट में कन्वर्ट करते तो हो सकता है आगे चल करके 100 के बदला 150 भी कन्वर्ट कर दे, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा पूछ होती नजर आती है। आज की लर्निंग में हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के, जहाँ पे फिलहाल हमने ये देखा कंपनी को तो पिछले मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो कंपनी करीब करीब 400-500% के आसपास उछाल थी। लेकिन एक बार एक जमाना था जब कंपनी ने लंबे ऊंचाइयों तक, लेकिन बाद में कंपनी अपनी प्राइस में एडजस्टमेंट के बाद आज के टाइम में क्या मिलती है, क्या लगता है फिलहाल इसमें 6 महीने के लिए अपने उसको तोड़ने के अंदाज में चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल ये अपनी हायर टू हायर को तोड़ सकती है, फ्रॉम द बॉटम टू हायर को, जो कि इनका ट्रेंडिंग व्यू कहता है, और मार्केट के जिस हिसाब से भी डिमांड बनेगी। तो हम कंपनी के बारे में समझ रहे थे, स्वर्ण सरिता ब्रांड्स को, कंपनी को लेकर के जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, केवल और केवल बीएससी के ऊपर लिस्टेड है। कुछ मेरिट डिमेरिट की हमने बात किया, एक गोल्डन रूल को हम सुनते चलेंगे, और वो आंकड़ा क्या कहता है वो बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात है। वो गोल्डन रूल क्या कहता है, मार्केट की जिस भी सिचुएशन की बात करें, खुद की एक फाइनेंशियल रिस्क के अकॉर्डिंग उसको एक रिस्क को क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, रिस्क को कम करना चाहिए। दूसरी तरफ जहां मार्केट में आपको कुछ ऊंचाइयां तक मिलती है तो वहां आकर के हमेशा लोग कहते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट करने के बाद ही मार्केट गिरती है, क्योंकि एक समय पे बेच रहा होता है, एक पार्टी खरीद रही होती है, तभी मार्केट में ट्रेडिंग होता है। और एक टाइम पे बॉटम पे आने के बाद मार्केट में आपको अच्छा लगता है तो दोबारा पोजीशन किया जा सकता है। दोस्तों हमारी तरफ से किसी भी स्टॉक को लेकर के ना ट्रेडिंग की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज अ लर्निंग पर्पस में कुछ वैल्यू एडिशंस मिलता है तो आप समझ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे चैनल ज्वाइन बटन वाली क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, नई कंपनीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।